एक जंगल में एक खूंखार चील रहती थी। वे चील दिन भर में ना जाने कितने पक्षियों का शिकार करती और उनको खाकर अपनी भूख मिटाती। उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे और अब वे सारे पक्षी उस चील से छुटकारा चाहते थे। लेकिन उस जंगल में किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत ना थी कि वे चील के सामने जाकर उस चील को सबक सिखा सके। वे चील इसी बात का फ़ायदा उठाती थी और ना जाने दिन भर में कितने पक्षियों को मारकर खा जाती। मिट्टू तोते, उस चील ने हमारी नाक में दम कर रखा है। दिन में ना जाने कितने पक्षियों का शिकार करती है वो। मुझे तो बहुत डर लगता है उस चील से। ना जाने वे चील हमारा कब शिकार कर दे। हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस चील ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। इस चील को हमें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। पर मिट्ठू तोते, उस चील के सामने जाने की किसी भी पक्षी में हिम्मत नहीं है। मैं तो उस चील को सबक नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें सिखाना है तो तुम जाओ उस चील के पास। अरे हाँ कबूतर, मैं भी उस चील को सबक नहीं सिखा सकता हूँ। वे चील बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर मैं उस चील के पास चला गया तो वह मुझे मारकर खा जाएगी। मिट्ठू तोते, हमें जल्दी उस चील का कुछ करना पड़ेगा, वरना वे चील हमारे जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा जाएगी। उस जंगल में सभी पक्षी बस उस चील के बारे में बातें ही करते, लेकिन किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत ना होती कि वे चील को जाकर सबक सिखाए। मुझे भोजन जमा करने जाना है, लेकिन आखिर में भोजन जमा करने जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर मेरे जाते ही वे खूंखार चील यहाँ पर आ गई और वे मेरे मानो चिड़े को मारकर खा गई तो फिर मेरा क्या होगा? मानो चिड़ी, चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी सुराख वाले पेड़ में जाकर छुपा देती हूँ। फिर मैं तुम्हारे और अपने लिए आराम से भोजन जमा कर सकूंगी। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर एक सुराख वाले पेड़ के अंदर लाकर रख देती है और मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़ी, मैं तुम्हारे और अपने लिए भोजन जमा करने जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम इस पेड़ से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें तो पता ही ना, अगर तुम्हें उस चील ने देख लिया तो वे तुम्हें मारकर खा जाएगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा आराम से उस पेड़ के अंदर बैठा हुआ होता है कि मानो चिड़ा देखता है कि सामने एक सेब पड़ा हुआ है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा तो पता नहीं कब मेरे लिए भोजन जमा कर लाएंगी। चलो, वे जो सामने सेब पड़ा है मैं उसको लेकर आ जाता हूँ और फिर आराम से उस सेब को खाऊंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा उस सेब के पास आ जाता है और उस सेब को खाने लगता है। बस वहीं से वे खूंखार चील भी जा रही होती है। उस चील की नज़र उस मानो चिड़े पर पड़ जाती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, मेरी नजरों के सामने मेरा ही शिकार। चलो जाती हूँ इस नन्हे से चिड़े के पास और इस नन्हे से चिड़े का खूब मजे मजे से गोश्त खाती हूँ। फिर वे चील उस मानो चिड़े के पास आ जाती है और वे मानो चिड़ा उस चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। नन्हे चिड़े, आज तो तुझे खूब मजे ले लेकर खाऊंगी। बस इतना कहकर वे चील मानो चिड़े पर हमला कर देती है और वे चील उस मानो चिड़े को मारकर खाने लगती है। वे चील मानो चिड़े को खा ही रही होती है कि मीनू चिड़िया उस चील को देख लेती है। अरे, इस चील ने तो मेरे नन्हे से मानो चिड़े को मारकर अपना भोजन बना लिया। मैं इस चील को कभी भी माफ नहीं करूंगी। ए चील, मैं तुझसे अपने इस मानो चिड़े का बदला लेकर ही रहूंगी। तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब तो मीनू चिड़िया ने उस चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और फिर मीनू चिड़िया उस चील के पास जाती है। चलो, इस नन्हे से चिड़े को खाकर तो मेरा ज्यादा कोई पेट नहीं बढ़ा है। चलो चिड़िया, मैं तुम्हें भी मारकर खा लेती हूँ ताकि मेरा पेट अच्छे से भर जाए। चील बहन, तुम मुझे जरूर मारकर खा लेना, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। चील बहन, तुम रोजाना कितनी मेहनत करती हो। पहले तो तुम पूरे जंगल में घूमती हो और फिर तुम्हें
कहीं जाकर कोई पक्षी मिलता है तो फिर जाकर तुम उसका शिकार करती हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से तुम्हें किसी भी पक्षी को ढूंढकर उसका शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से रोजाना तुम्हारे पास एक पक्षी आया करेगा और फिर तुम उस पक्षी को मारकर खा लेना। इस तरह तुम्हें पूरे जंगल में कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें रोजाना एक पक्षी मिल जाएगा, तुम उसको खाकर अपना पेट भर लेना। चिड़िया, उपाय तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह, और मुझे बैठे बैठे रोजाना एक पक्षी भी मिल जाएगा। चील बहन, आज तो तुमने शिकार कर कर अपना पेट भर लिया है। कल से तुम्हारे पास एक एक पक्षी आएगा और फिर तुम उसको मारकर अपना पेट भर लेना। इतना कहकर वह मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से कोई ना कोई पक्षी उस चील के पास जाता और वे चील उस पक्षी को मारकर अपना पेट भर लेती। चील भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि चील को अब बैठे बिठाए रोज़ाना किसी न किसी पक्षी का मांस खाने को मिलता। उस चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से आज मुझे बैठे बिठाए रोजाना एक पक्षी का मांस खाने को मिलता है, वरना पहले तो मैं पूरे जंगल में कितना घूमती थी जब जाकर मुझे कोई ना कोई पक्षी मिलता था और जब मैं जाकर उस पक्षी को मारकर खाती थी। लेकिन उस चिड़िया ने क्या उपाय दिया है, अब तो रोजाना मुझे बैठे बिठाए किसी न किसी पक्षी का मांस मिल जाता है। फिर एक दिन आता है जब मीनू चिड़िया उस चील का भोजन बनने के लिए जा रही होती है। अरे वाह अक्लमंद चिड़िया, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं तुम जैसी अक्लमंद चिड़िया को मारकर खाने वाली हूँ। वरना कितने दिनों से तो मैं किसी कौवे या फिर कबूतर का मांस खा रही थी, लेकिन आज मैं किसी चिड़िया का मांस खाऊंगी। आज बहुत मजा आने वाला है। चील बहन, आपको पता है हमारे जंगल में एक नई चील आ गई है। वे रोजाना कितने पक्षियों को मारकर खा लेती है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि वे चील हमारे जंगल में से कितने सारे पक्षियों को रोजाना मारकर खा लेती है। चील बहन, अगर वही चील सभी पक्षियों को मारकर खा लेगी तो चील बहन आप क्या खाओगी? आप तो भूखी ही मर जाओगी। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे जंगल में कोई नई चील आ गई है और वे मेरे जंगल के ही पक्षियों को मारकर खा रही हैं। मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी। उस चील में इतनी हिम्मत कि वे चील मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही शिकार को अपना शिकार बना लें। चिड़िया, इस चील को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया, चलो मुझे उस चील के पास ले चलो। आज तो उस चील का आखिरी दिन है। चील बहन, वे चील कह रही थी कि वे बहुत ताकतवर है। अगर आप उससे लड़ने गई तो वे ही आपको मार डालेगी। अच्छा, उस चील ने मेरे बारे में ऐसा कहा। चलो मुझे उस चील के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उस चील में कितनी ताकत है। के वे चील आज इस बाजू चील से मुकाबला करें। चलो ठीक है चील बहन, अगर आप इतना कह ही रही हो तो मैं आपको उस दूसरी चील के पास ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया उस चील को लेकर एक कुएं के पास आ जाती है। चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि हमारे जंगल में कोई दूसरी चील आ गई है। मुझे तो यहाँ पर कोई चील नहीं दिख रही। चील बहन, नीचे देखिए, ये वही चील है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। चील नीचे कुएं के पानी में देखती है तो कुएं के पानी में तो उस चील का साया पड़ रहा होता है और वह चील समझती है कि उस पानी में कोई नई चील आ गई है और उस चील से मुकाबला करना चाहती है। चिड़िया, ये चील तो बिल्कुल मेरी ही नकल उतार रही है। चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं जरा इस चील को मजा चखा कर आती हूँ। चील अपने ही साये को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह चील उस कुएं के पानी में छलांग लगा देती है। फिर क्या था, वे चील उस कुएं के गहरे पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया उस जंगल को उस जालिम चील के चंगुल से आज़ाद करवा देती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी समस्याओं में घिरे हों लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए हमें समस्या का उपाय निकालना चाहिए।
दूर किसी जंगल में पेड़ पर एक कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू जी, आज हमें मेरी माँ के यहाँ जाना है। कालू जी, आज तुम भी मेरी माँ के यहाँ चलोगे? कितने दिन हो गए हैं हम लोग मेरी माँ के यहाँ नहीं गए हैं, इसीलिए आज मेरी माँ ने हम तीनों को दावत पर बुलाया है। रानी, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाता हूँ। मैं जब भी तुम्हारी माँ के यहाँ जाता हूँ वे सारा काम मुझसे ही करवाती है। इसलिए रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाऊँगा। तुम और राजू अपनी माँ के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं आने वाला हूँ। कालू जी, अगर तुम मेरी माँ के यहाँ नहीं गए तो मेरी माँ बहुत नाराज हो जाएगी, इसीलिए कालू जी तुम्हें तो मेरे साथ आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ चलता हूँ, लेकिन रानी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी माँ ने मुझसे ज़रा सा भी काम करवाया तो मैं वापस अपने घोंसले आ जाऊँगा। पर पापा, आज मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मुझे नाव की सैर करनी है। आप लोगों ने कल मुझसे कहा था कि कल सुबह होते ही आप लोग मुझे नाव की सैर करने के लिए ले जाओगे। रानी, राजू ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने कल राजू से कहा था कि कल हम राजू को समुंदर ले जाएंगे और वहाँ पर उसको नाव की सैर भी कराएंगे। बेटा राजू, हम लोग किसी और दिन नाव की सैर करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन आज तो मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, मैं अकेला नाव की सैर करने के लिए चला जाऊंगा। राजू, तुम अकेले कैसे जाओगे? हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तुम्हें पता है समुंदर में बहुत से मगरमच्छ होते हैं, अगर किसी ने तुम्हें खा लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ठीक है, आप दोनों भी मेरे साथ नाव की सैर करने के लिए चलो। रानी, ये राजू तो मान ही नहीं रहा है, ये तो जिद पे जिद कर रहा है कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सैर करनी है। रानी, ऐसा करो कि तुम अपनी माँ के यहाँ जाओ और उससे कह दो कि हम लोग फिर किसी दिन तुम्हारी माँ के यहाँ जाएंगे। आज हम लोग राजू को लेकर समुंदर में नाव की सैर करने के लिए जाते हैं। नहीं कालू जी, आज तो हमें मेरी माँ के यहाँ ही जाना पड़ेगा, वरना मेरी माँ बहुत नाराज हो जाएगी। पर रानी, मैं क्या करूँ? ये राजू तो मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाएगा, इसको तो नाव की ही सैर करनी है। वे ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बबलू कौवा आ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं बबलू कौवे, ये रानी कह रही है कि इसको अपनी माँ के यहाँ जाना है और ये हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन मेरा राजू कह रहा है कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सैर करनी है। अब बबलू कौवे तुम ही बताओ कि ये बेचारा कालू करे तो क्या करे? अच्छा कालू, ये बात है, इस मसले का एक हल है मेरे पास कालू कौवे। अच्छा, इस मसले का क्या हल है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो बताओ। कालू कौवे, तुम रानी की माँ के यहाँ चले जाओ और मैं राजू कौवे को लेकर नाव की सैर करने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बबलू कौवे, मैं रानी की माँ के यहाँ चला जाता हूँ और तुम मेरे राजू कौवे को समुंदर में नाव की सैर करने के लिए ले जाओ। फिर बबलू कौवा राजू कौवे को लेकर समुंदर की सैर करने के लिए चला जाता है। चलो रानी, तुम्हारी माँ के यहाँ चलते हैं, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी अपनी माँ के यहाँ चले जाते हैं। राजू कौवे, वे देखो सामने नाव है, चलो हम लोग जाकर उस नाव में बैठ जाते हैं और फिर पूरे समुंदर की सैर करेंगे। हाँ बबलू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, चलो हम लोग जाकर नाव में बैठते हैं और पूरे समुंदर की सैर करते हैं। फिर बबलू कौवा और राजू कौवा नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर कर रहे होते हैं। बबलू अंकल, कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, कितना बड़ा समुंदर है, मेरा बस चले तो मैं इस पानी में कूद जाऊं। राजू कौवे, तुम बिल्कुल भी इस पानी में मत कूदना, तुम अगर इस पानी में कूद गए तो तुम इस पानी में डूबकर मर जाओगे और मैं फिर कालू कौवे को क्या जवाब दूंगा? बबलू अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भला इस पानी में क्यों कूदूंगा? फिर बबलू कौवा और राजू कौवा पूरे समुंदर की सैर कर रहे होते हैं कि अचानक हवाएं चलने लगती हैं और वह नाव एक तरफ से उड़ जाती है, जिसकी वजह से वह राजू कौवा उस पानी में गिर जाता है।
अरे ये क्या हो गया? राजू कौवा तो समुंदर में गिर गया है। अगर यहाँ पर कोई मगरमच्छ आ गया और राजू कौवे को खा गया तो मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? मगरमच्छ का नाम लेते ही वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और वे राजू कौवे को झट से खा जाता है। अरे रे ये क्या हो गया है? इस बड़े से मगरमच्छ ने तो राजू कौवे को खा लिया है। अब मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? अरे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना ये मगरमच्छ मुझ पर भी हमला कर देगा और मुझे भी खा जाएगा। फिर वे बबलू कौवा फौरन वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या हो गया है? अब मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? अगर कालू कौवे को ये बात पता चल गई तो वह कालू कौवा तो मुझे मार ही डालेगा। फिर बबलू कौवा सोच में पड़ जाता है कि अब वे क्या करे। अरे हाँ, मैं अपना ये इल्ज़ाम मीनू चिड़िया के ऊपर डाल देता हूँ। वैसे भी मीनू चिड़िया और कालू कौवे की कभी भी नहीं बनती है। अगर मैंने कालू कौवे को जाकर कहा कि ये सब कुछ उस मीनू चिड़िया ने करा है तो कालू कौवा ये सच समझ बैठेगा और वे मीनू चिड़िया से अपना बदला ले लेगा और फिर मैं बच जाऊँगा। फिर बबलू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, आज वातावरण कितना अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्या बिला वजह अपने घोंसले में बैठी रहती हो? कभी घूमने भी जाया करो। चलो मीनू चिड़िया, मेरे साथ चलो। बबलू कौवे, मैं कब से सोच रही थी कि कब मैं नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर करूँगी। चलो आज तुम्हारे साथ नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर कर ही लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और बबलू कौवा नाव की सैर करने के लिए चले जाते हैं। बबलू कौवे, क्या हुआ? तुम नाव में क्यों नहीं बैठ रहे हो? क्या तुम्हें समुंदर की सैर नहीं करनी है? मीनू चिड़िया, मुझे तो इस पूरे समुंदर की सैर करनी थी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि आज मेरे मामा जी ने अपने घोंसले में मेरी दावत रखी है। इसीलिए मीनू चिड़िया, तुम अकेले इस समुंदर की सैर करो, मैं चलता हूँ। चलो अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो इस नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर कर ही लेती हूँ। फिर बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया उस नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर करने लगती है। फिर बबलू कौवा फौरन तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, मिट्टू तोते, अभी मीनू चिड़िया ने थोड़ी देर पहले ऐसा कांड किया है जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अरे बबलू कौवे, मीनू चिड़िया ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें बताने में शर्म आ रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। मिट्टू तोते, मैंने देखा कि कालू कौवे के बेटे राजू कौवे को मीनू चिड़िया एक नाव में बिठाकर ले जा रही थी और फिर मीनू चिड़िया ने राजू कौवे को समुंदर में धक्का दे दिया और राजू कौवा समुंदर में ही गिर गया। और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ गया और वह राजू कौवे को झट से खा गया। बबलू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी है, वह ऐसा नहीं कर सकती है। और तुम्हें यकीन नहीं होता है मिट्टू तोते, तो तुम मेरे साथ समुंदर की तरफ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मीनू चिड़िया अभी भी नाव में बैठी होगी। फिर बबलू कौवा और मिट्टू तोता समुंदर की तरफ चले जाते हैं। ये देखो मिट्टू तोते, मीनू चिड़िया कैसे मजे से नाव की सैर कर रही है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इसने राजू कौवे को उस मगरमच्छ को खिला दिया है और अब कालू कौवा इसके साथ क्या करेगा? अरे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है मीनू चिड़िया ने। मैं अभी जाकर कालू कौवे को ये सब कुछ बता देता हूँ ताकि कालू कौवा इस मीनू चिड़िया की अच्छे से खबर ले लें। फिर बबलू कौवा और मिट्टू तोता कालू कौवे के पास चले जाते हैं। अरे बबलू कौवे, तुम समुंदर से वापस आ गए। अरे हम लोग भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अरे बबलू कौवे, मेरा राजू कौवा कहाँ है? फिर मिट्टू तोता वे सारी बातें उस कालू कौवे को बताता है। क्या? अरे ये मीनू चिड़िया ने क्या किया? इसने मेरे राजू कौवे को उस मगरमच्छ के हवाले क्यों कर दिया? मैं इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इस बार मैं भी इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगी। फिर रात हो जाती है।
रानी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है उस मीनू चिड़िया को सबक सिखाने का। देखो रानी, जैसे उस मीनू चिड़िया ने हमारे राजू कौवे को मारा है, हम भी इसी तरह उस मीनू चिड़िया के मानो चिड़े को मार देंगे। देखो रानी, कल सुबह जैसे ही मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में जाएगी, वैसे ही हम लोग उसके घोंसले में जाएंगे। उस मीनू चिड़िया के मानो चिड़े को हम उसी समुंदर में ले जाएंगे और उसे उस समुंदर में फेंक देंगे। कालू कौवे और रानी कौवी ने पूरा प्लान बना लिया होता है कि कल सुबह होते ही वे लोग मानो चिड़े को ले जाकर उस समुंदर में फेंक देंगे। फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। कालू कौवा मानो चिड़े को लेकर उस बबलू कौवे के पास चला जाता है। कल तो मैं मारा ही जाता अगर कालू कौवे को पता चल जाता कि कल मेरी वजह से उस राजू कौवे की मौत हुई है, तो वह कालू कौवा तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी तो जान बच गई है। लेकिन वह कालू कौवा ऐसे हार मानने वाला नहीं है, वह मीनू चिड़िया से अपना बदला लेकर ही रहेगा। ये सारी बातें दूसरे पेड़ पर बैठे कालू कौवा और रानी कौवी सुन रहे होते हैं। रानी, हमारे राजू कौवे को उस मीनू चिड़िया ने नहीं बल्कि इस बबलू कौवे ने मारा है। देखा, अभी ये बबलू कौवा क्या कह रहा था। चलो कालू जी, इस बबलू कौवे ने जो हमारे साथ किया है, हम उसे उसकी सजा देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बबलू कौवे के पास आते हैं। बबलू कौवे, चलो हमें उस समुंदर में ले चलो जहाँ हमारे राजू कौवे को उस मगरमच्छ ने खा लिया था। हम इस मानो चिड़े को भी उस मगरमच्छ को जाकर खिला देंगे। इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा, बबलू कौवा और रानी कौवी उस समुंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर वे चारों एक नाव में बैठकर समुंदर में चले जाते हैं। अरे बबलू कौवे, जरा नाव के ऊपर खड़े होकर देखो कि आसपास कोई मगरमच्छ दिख रहा है। अगर आसपास कोई मगरमच्छ दिख रहा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं ये मानो चिड़ा उस मगरमच्छ के हवाले कर दूं। फिर बबलू कौवा नाव के ऊपर खड़ा हो जाता है और आसपास मगरमच्छ को देखने लगता है। इतने में वे कालू कौवा उस बबलू कौवे को नाव से धक्का दे देता है और वे बबलू कौवा समुंदर में गिर जाता है। रानी, अगर ये बबलू कौवा आकर हमें सच सच बता देता कि इसने हमारे राजू कौवे को उस मगरमच्छ को खिला दिया है, तो शायद मैं इस बबलू कौवे को माफ कर देता। लेकिन इस बबलू कौवे ने मुझसे झूठ बोला था, जभी मैंने इसको ये सजा दी है। फिर इस तरह इस बबलू कौवे को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है। एक दफा की बात है, एक जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे का एक बेटा राजू कौवा भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था। बस राजू कौवे को पूरा दिन दूसरे पक्षियों को तंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। पापा, मैं पूरे जंगल की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। आपके लिए कोई भोजन लाना है तो मुझे बता दो, आते वक्त लेके आऊँगा। राजू, तुम मुझे भोजन ला कर दोगे? आखिर तुम मुझे कहाँ से भोजन ला कर दोगे? पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी भी पक्षी को उल्लू बना लूँगा और उसका भोजन लेकर आ जाऊँगा। राजू, अपने पापा के लिए ही सिर्फ भोजन लाओगे? मेरे लिए भी भोजन ले आना। ठीक है, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊँगा। फिर राजू कौवा जंगल की सैर करने के लिए चला जाता है। जंगल की ऐसी सैर करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, किसी पक्षी को जाकर तंग करता हूँ, जब ही मुझे मजा आएगा। फिर राजू कौवा जंगल से जा ही रहा होता है कि राजू कौवा देखता है कि सामने घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए होते हैं। राजू कौवा उन अंडों के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, 2 अंडे। यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है। चलो, इन दोनों अंडों को तोड़कर पी लेता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। फिर राजू कौवा फौरन से एक अंडा तोड़कर पीने लगता है। वाह भाई, इस अंडे को तोड़कर पीने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। चलो, अब दूसरे अंडे को भी तोड़कर पी लेता हूँ। फिर राजू कौवा दूसरा अंडा तोड़ने के लिए जा रहा होता है कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है।
हाय रे राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरा एक अंडा तोड़कर पी लिया। राजू कौवे, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। बुलबुल आंटी, ये आपका अंडा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका अंडा है। मैं वरना इसको तोड़कर पीता ही नहीं। राजू कौवे, तुम हर बार यही करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम्हें बताती हूँ। अरे बुलबुल आंटी तो बहुत गुस्से में आ गई हैं। अरे अब क्या करूं? चलो यहाँ से भाग जाता हूँ। चलो बुलबुल आंटी, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वे राजू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बाप रे बाप, बहुत ही बुरा बच गया हूँ मैं। चलो अब किसी दूसरे पक्षी को जाकर तंग करता हूँ। फिर राजू कौवा थोड़ा आगे जाता है तो राजू कौवा देखता है कि सामने ही कोमल चिड़िया बैठी अपना घोंसला बना रही होती है। राजू कौवा फौरन कोमल चिड़िया के पास आता है। अरे रे कोमल आंटी, आप तो आज बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही हो। लगता है आज आपने बहुत ही मेहनत की है। हाँ राजू कौवे, देखो ना, सुबह से अपने घोंसले की मरम्मत कर रही हूँ। देखो मैंने सामने कितना सारा सूखा घास जमा किया है। राजू कौवे, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ कोमल आंटी, बोलो बोलो, आपका क्या काम करना है मुझे? राजू कौवे, सामने जो मैंने सूखा घास जमा किया है, फिर तुम मुझे यहाँ पर लाकर दे सकते हो? हाँ कोमल आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी आपको सारा सूखा घास लाकर दे देता हूँ। फिर राजू कौवा सामने सूखे घास के पास चला जाता है। चलो ये सारा सूखा घास उठाकर मैं सामने पानी में ले जाकर फेंक देता हूँ। बहुत ही मजा आएगा। फिर राजू कौवा वे सूखा घास ले जाकर उस पानी में फेंक देता है। अरे राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? ये मैंने सूखा घास कितनी मुश्किलों से जमा किया था और तुमने इसे पानी में फेंक दिया। अरे कोमल आंटी, गलती से मेरे पर लड़खड़ा गए थे और मेरे पाँव से ये सूखा घास निकलकर पानी में गिर गया। अरे राजू कौवे, मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर किया है। इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें सूखा घास लाने के लिए भेजा। कोमल आंटी, अब आप जो भी कहो, लेकिन सूखा घास तो पानी के अंदर गिर चुका है। चलो कोमल आंटी, अब मैं चलता हूँ। फिर वे राजू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर राजू कौवा थोड़ा और आगे जाता है तो राजू कौवा देखता है कि सामने एक पेड़ के नीचे बैठे उल्लू साधु अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। राजू कौवा उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। कोमल आंटी और बुलबुल आंटी को तो मैंने मजा चखा दिया है। चलो अब इन उल्लू साधु को मजा चखाता हूँ। एक काम करता हूँ, सामने जो जमीन पर कंकड़ पड़ा हुआ है, वे कंकड़ उठाकर उल्लू साधु को मारता हूँ। फिर वे राजू कौवा वे कंकर अपनी चोंच में फंसाकर उल्लू साधु के ऊपर फेंक देता है और वे कंकर आकर सीधा उल्लू साधु के सर पर लगता है और उल्लू साधु की तपस्या टूट जाती है। अरे मूर्ख कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी तपस्या तोड़ दी। मैं तुम्हें ऐसा शराप दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इत्तू बित्तू तीम टमाटर, अब देख जोर मेरे मंत्र का, ये मूर्ख कौवा हो जाए पत्थर का। बस फिर क्या था, उल्लू साधु के शराब देते ही वे राजू कौवा एकदम पत्थर का बन जाता है। अब पता चलेगा इस मूर्ख कौवे को, इस उल्लू साधु को परेशान करने का इंजाम। ये सब कुछ होते हुए एक तोता देख लेता है और वे तोता फौरन कालू कौवे के पास चला जाता है। अरे कानू कौवे, गजब हो गया है। तुम्हारे राजू कौवे को एक उल्लू साधु ने शराब दे दिया है और राजू कौवा पत्थर का बन गया है। मिट्टू तोते, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा राजू, चलो रानी, चलो राजू के पास चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उल्लू साधु के पास चले जाते हैं। अरे उल्लू साधु, आपने मेरे राजू को पत्थर का क्यों बना दिया है? आप इसको कृपया कर क्षमा कर दीजिए। अगर तुम्हें अपने राजू कौवे को शराब से मुक्ति दिलानी है तो तुम्हें किसी दो पक्षियों की बलि चढ़ानी होगी। बलि चढ़ानी होगी? पर मैं किन दो पक्षियों की बलि चढ़ाऊंगा उल्लू साधु? वो मैं नहीं जानता कालू कौवे, बस तुम किसी भी तरह दो पक्षियों की बलि चढ़ा दो। पक्षियों की बलि चढ़ते ही तुम्हारा राजू कौवा इस शराब से मुक्त हो जाएगा। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने राजू कौवे को उस शराब से कैसे मुक्ति दिलाएंगे?
कालू जी, मेरी नजर में दो पक्षी हैं जिनकी हम बलि चढ़ा सकते हैं। कालू जी, अगर हम मीनू चिड़िया के बबलू चिड़े और मानू चिड़े की बलि चढ़ा दें तो हमारा काम बन सकता है। हाँ रानी, हम मीनू चिड़िया के दोनों बेटों की बलि चढ़ा देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। बबलू चिड़े, मानो चिड़े, तुम दोनों इस घोंसले से कहीं पर भी मत जाना। मैं तुम दोनों के लिए भोजन जमा करने जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बबलू चिड़े और मानो चिड़े को अपने साथ ले जाते हैं। चलो रानी कौवी, अब हम इन दोनों चिड़ों को बलि चढ़ा देते हैं ताकि हमारे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति मिल जाए। रुक जाओ कालू कौवे, इन दोनों पक्षियों की बलि मत चढ़ाओ। इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ाकर तुम्हारे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति नहीं मिलेगी कालू कौवे। पर क्यों उल्लू साधु, आपने ही तो कहा था इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ाने के बाद मेरे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं कालू कौवे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपने स्वार्थ के खातिर या किसी दूसरे पक्षी की बलि चढ़ाते हो, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के खातिर इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ा रहे थे। कालू कौवे, तुम इस परीक्षा में असफल हो चुके हो। और कालू कौवे, अब सूखे के मौसम आने तक तुम्हारा राजू कौवा पत्थर का ही बना रहेगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक दफा की बात है, दूर किसी जंगल में कुछ पक्षी रहा करते थे। तोते भैया, अभी कुछ महीनों के बाद सूखे का मौसम आने वाला है और अभी तक हम पक्षियों ने बिल्कुल भी भोजन नहीं जमा किया है। मैं क्या कहती हूँ, हम सभी पक्षी सूखे के मौसम आने से पहले पहले ही अपने लिए बहुत सारा भोजन जमा करके रख लेते हैं ताकि हमें सूखे के मौसम में भोजन की बिल्कुल भी दिक्कत न हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। हम पक्षियों को अभी से अपने अपने लिए काफी सारा भोजन जमा करके रखना होगा। अरे मीनू चिड़िया, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी कालू कौवे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वे भी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चले, वरना तो मैं सूखे के मौसम में हमसे ही भोजन मांगने आएगा। हाँ मिट्टू तोते, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम लोग कालू कौवे के घोंसले में जाते हैं। फिर वे तीनों पक्षी कालू कौवे के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अरे, तुम तीनों सुबह सुबह हमारे घोंसले में आ गए। जरूर तुम तीनों को हम दोनों से कोई ना कोई काम तो होगा ही, वरना तुम लोग ऐसे ही हमारे घोंसले में कब आते हो? हाँ हाँ बोलो, क्या काम पड़ गया है तुम तीनों को मुझसे? कौवे भैया, अभी सूखे का मौसम आने ही वाला है, इसीलिए हम सभी पक्षियों ने सोचा है कि हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने लिए भोजन जमा कर लें। अरे रानी कौवे, तुम भी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चलो। नहीं तोते, मैं तुम लोगों के साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आने वाली हूँ। मुझे अपने घोंसले में आराम करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए तुम ही लोग जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाली हूँ। पक्षियों, तुम तीनों जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आने वाला हूँ। वैसे भी तुम पक्षी तो अपने लिए भोजन जमा कर ही लोगे, फिर सूखे के मौसम में मैं तुम ही लोगों से भोजन मांगकर खा लूंगा। अरे कालू कौवे, मेरी एक बात याद रखो, सूखे के मौसम में अगर तुम हमसे भोजन मांगने के लिए आए तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप दोनों अभी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चलो। और एक बार मना कर दिया है तुम लोगों को तो तुम लोगों के समझ में नहीं आती है। अरे भागो यहाँ से, निकलो। कालू कौवे की बात सुनकर वे तीनों पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे ने तो हमारे साथ मिलकर भोजन जमा करने के लिए मना कर दिया है। अब ये कालू कौवा सूखे के मौसम में क्या करेगा? अरे क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सूखे के मौसम में ये हमसे ही भोजन मांगने आएगा और फिर देखना, हम में से कोई भी पक्षी इस कालू कौवे को भोजन नहीं देगा। पर मीनू चिड़िया तो बहुत रहमदिल है। मीनू चिड़िया, तुम तो उस कालू कौवे को भोजन दे ही दोगी। मीनू चिड़िया, सूखे के मौसम में कालू कौवा तुमसे भोजन मांगने के लिए आए तो तुम भी कालू कौवे को भोजन नहीं देना। हाँ मिट्टू तोते, इस बार तो मैं भी कालू कौवे और रानी कौवे को भोजन नहीं दूंगी।
चलो हम लोग तो जाकर अपने लिए भोजन जमा करते हैं, ताकि सूखे के मौसम में हमें तो कोई दिक्कत ना हो। फिर वे तीनों पक्षी अपने लिए भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। रानी, मैंने तो उन पक्षियों के साथ मिलकर भोजन ढूंढने के लिए मना कर दिया है। अगर सूखे के मौसम में सच्ची में उन पक्षियों ने हमें भोजन नहीं दिया तो हम लोग सूखे के मौसम में क्या करेंगे? कालू जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी और तुम अपना देख लेना। रानी ठीक है, मैं भी सूखे के मौसम में तुम्हारी माँ के यहाँ चला जाऊंगा। कालू जी, तुम मेरी माँ के यहाँ चलना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मुझे भोजन ढूंढकर खिलाना पड़ता है। वहाँ तो तुम्हें मुझे और मेरी माँ को, हम दोनों को भोजन ढूंढकर खिलाना होगा। नहीं नहीं रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा। जब भी मैं तुम्हारी माँ के यहाँ जाता हूँ तो तुम्हारी माँ सारा काम मुझसे ही कराती है। दूसरी तरफ वे पक्षी अपने लिए भोजन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन पक्षियों को कहीं पर भी अपने लिए भोजन नहीं मिलता है। वे तीनों पक्षी बहुत थक जाते हैं और वे लोग एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, भोजन तो मिल ही नहीं रहा है, अब हम लोग सूखे के मौसम में क्या करेंगे? मिट्ठू तोते, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम तीनों एक काम करते हैं, हम तीनों अपने बराबर वाली जंगल में जाते हैं, वहाँ हमें अपने लिए भोजन मिल जाएगा। हम वहाँ से अपने लिए भोजन जमा कर कर लाते हैं। मीनू चिड़िया, अगर हम लोग दूसरे जंगल भोजन जमा करने के लिए जाएंगे तो हमें वहाँ से आते आते रात हो जाएगी, और मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, वे दोनों रात तक अकेले कैसे रहेंगे? फिर वे तीनों पक्षी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि उन तीनों के पास एक बुलबुल आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया, आज तो मुझे बहुत मजा आ गया है, क्योंकि आज मैंने बहुत मजे का भोजन जो खाया है। बुलबुल बहन, आपने आज क्या मजे का भोजन खाया है जो आपको आज इतना मजा आ गया है? मीनू चिड़िया, जंगल के आखिर में एक बहुत बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है, वे पानी पूरी ही खा के आ रही हूँ मैं। क्या मजे की पानी पूरी थी वे। चलो मीनू चिड़िया, हम लोग भी उस पानी पूरी के पास जाते हैं और हम लोग भी उस पानी पूरी को खाते हैं। फिर वे तीनों पक्षी पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं। फिर वे तीनों उस बड़ी सी पानी पूरी के पास आ जाते हैं और वे लोग खूब मजे से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कितनी बड़ी पानी पूरी है ये, और इस पानी पूरी का पानी कितना ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा स्वादिष्ट भी है। हाँ मिट्ठू तोते, इस पानी पूरी का पानी तो बहुत मजे का है, लेकिन मिट्ठू तोते, अगर गलती से कोई पक्षी इस पानी पूरी के पानी के अंदर गिर गया तो वे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हाँ मीनू चिड़िया, इस पानी पूरी के अंदर तो काफी सारा पानी है, अगर कोई पक्षी गलती से इस पानी पूरी के अंदर गिर गया तो वे तो मर ही जाएगा। फिर वे सारे पक्षी पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रानी, ये पक्षी कहीं दिख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने भोजन जमा कर लिया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ क्या इन लोगों ने भोजन जमा करा है या फिर नहीं करा। कालू जी, जा ही रहे हो तो मेरे लिए भोजन भी चोरी कर कर ले आना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ रानी, मैं किसी पक्षी को बुद्धू बनाकर उसका भोजन ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया, तुम लोग तो भोजन ढूंढने वाले थे, तो फिर क्या हुआ? अपने अपने घोंसलों में थक हार कर बैठ गए हो ना? कौवे भैया, हम सभी पक्षियों ने अपने लिए भोजन ढूंढ लिया है। कौवे भैया, इस जंगल के आखिर में एक बहुत बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है, हम सभी पक्षियों ने उसी पानी पूरी को खाकर अपना पेट भरा है। चलो मीनू चिड़िया, मैं जाता हूँ जंगल के आखिर में और जाकर पानी पूरी खाता हूँ। एक काम करता हूँ, रानी कौवी को भूख लगी थी, मैं रानी कौवी को भी साथ जंगल के आखिर में ले जाता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर वे बड़ी पानी पूरी खा लेंगे। फिर कालू कौवा रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी, एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ मैं, जंगल के आखिर में एक बहुत ही बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है। चलो, तुम्हें भूख लगी थी, हम लोग उस पानी पूरी के पास जाते हैं और जाकर उसको खाते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी दोनों उस पानी पूरी के पास चले जाते हैं।
कालू कौवा और रानी कौवी उस पानी पूरी के पास आ जाते हैं और खूब मज़े से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। रानी, कितने मजे की पानी पूरी है ये, कितना मजा आ रहा है इस पानी पूरी को खाने में। हाँ कालू जी, बहुत मजे की है ये पानी पूरी। रानी, हम दोनों मिलकर जल्दी से ये सारी पानी पूरी खत्म कर लेते हैं, वरना तो वे सारे पक्षी आकर ये सारी पानी पूरी खा लेंगे और हमारे लिए नहीं बचाएंगे। हाँ कालू जी, हम दोनों मिलकर जल्दी से ये पूरी पानी पूरी खा लेते हैं। लेकिन कालू जी, हम लोग ऐसे ही ये पानी पूरी खाते रहे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों इस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से इस पानी पूरी को खाएंगे। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम दोनों इस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से इस पानी पूरी को खाते रहेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी अपनी लालच की वजह से उस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं। रानी, ये पानी पूरी के अंदर कितनी गहराई है, मैं तो इस पानी पूरी के अंदर डूब रहा हूँ। हाँ कालू जी, मैं भी इस पानी पूरी के अंदर डूब रही हूँ। कालू जी कुछ करो। कालू कौवा और रानी कौवी अपने लालच के कारण उस पानी पूरी के अंदर डूब जाते हैं और वे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है।